हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज की सेशन 12th क्लास के बायोलॉजी के ऊपर होने वाले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो पहले देखते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन वो चीज होती है जहाँ पे पेरेंट सेल से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होते हैं। नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन सेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, और खास करके चैप्टर के नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं, humans are sexually reproducing and viviparous organisms. Viviparous means जो organisms बेबी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन डायरेक्टली बेबी जन्म देते हैं, बच्चा जन्म देते हैं, तो इसलिए viviparous organisms and the reproductive event in human include। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, दैट इज मेल गेमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गेमेट इज ओवम और एग। मतलब क्या है? गेमेटोजेनेसिस में गेमेट फॉर्मेशन करते हैं, 2 टाइप्स के गेमेट फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 1 मेल गेमेट, मेल गेमेट के नाम होते हैं स्पर्म, एंड नंबर 2 फीमेल गेमेट जो कि ओवम होते हैं। नंबर 2 इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ sperm into female reproductive tract। ओके, स्पर्म मतलब मेल गेमेट, गेमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर होने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। नंबर 3 फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सबको पता ही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, मतलब मेल एंड फीमेल गेमेट जहाँ पे अटैच होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड देन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूटेराइन वॉल, जहाँ पे फॉर्मेशन होती है बेबी की एंड डेवलपमेंट होती है, एंड देन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल में डेवलप होके जहाँ अटैच होने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। एंड लास्ट पार्सुरेशन। पार्सुरेशन मतलब जब डिलीवरी होगा बेबी का, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्सुरेशन। अब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे इवेंट को देख लिया, पर इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव इवेंट को डिटेल में पढ़ना होगा, तो मैं सिर्फ डेफिनेशन बताया। अब देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम 2 टाइप्स होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब मैं बात करूंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होते हैं? टेस्टिस, टेस्टिस टेस्टिस के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट्स रेड टेस्टिस, भासा एफरेंटिया, भास डिफरेंस एंड एपिडाइडिमिस। एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आता है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कोपरस ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेनिस। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को गौर से देखिए। दिस इज दो टेस्टिस होते हैं दोनों साइड ऐसे। टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म रिलीज करते हैं, और स्पर्म रिलीज करते ही इपिडिडाइमिस होके इधर से आके बाल सीधा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव करते हैं स्पर्म। और ये दो साइड प्रोस्टेट ग्लैंड रहते हैं, दो साइड बाल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ए है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर खास रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम नहीं होता। यूरिनरी ब्लैडर में सिर्फ यूरिन स्टोर होते हैं। तो देखते हैं आगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की टेस्टिस। तो टेस्टिस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, टेस्टिस क्या होते हैं। Number 1, these are the male gonads, that is site where sperms are made।
ओके, टेस्टिस मेल गनट्स होते हैं, टेस्टिस ओनली मेल के पास रहता है, फीमेल की नहीं। और जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, a pair of testes situated outside the abdominal cavity in a sac of skin called the scrotum. ओके, यहाँ पे टेस्टिस के आउटसाइड एक लेयर होते हैं, स्किन लेयर होते हैं, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम की काम क्या होते हैं? स्क्रोटम कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ओके, स्क्रोटम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं टेस्टिस की, जहाँ पे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी टेम्परेचर से कम रखते हैं, ताकि स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो। नेक्स्ट, सेमिनिफेरस टेबल्स, टेस्टिस में सेमिनिफेरस टेबल्स पे आते हैं। तो सेमिनिफेरस टेबल्स, दिस इज द सेमिनिफेरस टेबल्स, the outermost covering of the testis called tunica albuginea. outermost covering of testis के बाहर में जो outer layer होते हैं, इसको tunica albuginea कहते हैं। Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. जहाँ पे टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। and each lobule contain 1 to 3 seminiferous tubule. Every 250 कंपार्टमेंट में 1 to 3 seminiferous tubule रहते हैं, which sperm are produced, जहाँ पे sperm produce होते हैं। seminiferous tubules consist of 2 types of cells. seminiferous tubules कितने टाइप्स की सेल्स कंसिस्ट करते हैं? 2 टाइप्स की। नंबर 1 सर्टली सेल्स और नाट सेल्स, एंड जार्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। ओके, सर्टली सेल्स का काम क्या है? सर्टली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल्स। ओके, सर्टली सेल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। एंड आउटसाइड स्पेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, which are responsible for male hormones एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की जो आउटसाइड होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की आउटसाइड स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का काम क्या है? जो कि मेल हॉर्मोन्स को रेस्पॉन्सिबल करते हैं, मेल हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ओके, देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में नंबर 1 आते हैं एसेसरी डक्ट सिस्टम। एसेसरी डक्ट सिस्टम में क्या क्या पार्ट रहते हैं? रेड टेस्टिस, जो कि रेड टेस्टिस इज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स इन द टेस्टिकल दैट मूव्स स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल टू द एपिडिडिमिस। ओके, रेड टेस्टिस का काम क्या है? रेड टेस्टिक एक नेटवर्क टाइप स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, जहाँ स्पर्म को मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक। नेक्स्ट, भासा एफरेंटिया opens into epididymis and carries sperm. ओके, भासा एफरेंटिया कहाँ पे ओपन होते हैं? एपिडिडाइमिस में ओपन होते हैं, एंड क्या करते हैं? फंक्शन क्या है? स्पर्म कैरी करते हैं आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड कैरी स्पर्म आउटसाइड द बॉडी के बाहर स्पर्म कैरी करते हैं। तो नेक्स्ट, vas deferens receives a duct from seminal vesicles to from ejaculatory duct. vas deferens क्या रिसीव करते हैं? सेमिनल वेसिकल्स, एंड क्या फॉर्म करते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। जहाँ पे vas deferens एंड सेमिनल वेसिकल्स दोनों मिलके क्या? इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की 2 पार्ट है। एसेसरी ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? दिस ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस एंड एल्कलाइन फ्लूइड
प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूकस एंड एल्कालिन फ्लूइड सेक्रेट करते हैं, हेल्प्स टू मेकिंग स्पर्म मोर एक्टिव टू स्विम। ओके, जो कि स्पर्म मूव करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प करते हैं म्यूकस एंड एल्कालिन फ्लूइड सेक्रेट करके, ताकि स्पर्म ज्यादा एक्टिव हो स्विम करने के लिए, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचे। Next, seminal vesicles. Seminal vesicles, they secrete plasma which is rich in sugar, fructose, act as an energy source for the sperm. Okay, seminal vesicle में क्या पाया जाता है, सुगर, फ्रुक्टोज, जो कि एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो एनर्जी लेवल किसको सपोर्ट करते हैं, स्पर्म को। तो सेमिनल वेसिकल्स मेनली स्पर्म को एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाए। नेक्स्ट, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कोपर्ट्स ग्लैंड सेम ही है। बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कोपर्ट्स ग्लैंड की काम क्या है, इट नरिश एंड एक्टिवेट स्पर्म्स टू कीप देम वायबल एंड मोटाइल। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी, और स्पर्म को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, पेनिस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो कि पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन। एंड नंबर 2, द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। ओके, पेनिस के बाहर एक लूज स्किन रहते हैं जिसको कहते हैं फोर स्किन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ही। तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होते हैं, ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड, सेम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से होते हैं। एक्सेसरी डक्ट में फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड सर्विक्स रहते हैं, एंड एक्सेसरी ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड। तो एक्सटर्नल जेनिलिया भाल्वा। अब देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। देखो, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जहाँ दोनों साइड में ओवेरी रहते हैं। ओवेरी का काम क्या है, ओवेरी का काम ओवम रिलीज करना और एग रिलीज करना। फीस करते ही ओवम फिम्बरी से होके फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं ओवम और एग, और फेलोपियन ट्यूब में एक पार्ट होते हैं जो कि एम्पुला, एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ से यूटेरस में आते हैं, यूटेरस में डेवलप होते हैं, और डेवलप होते ही जब टाइम होते हैं, टाइम पीरियड में पर्सुरेशन हो जाते हैं, मतलब इधर से डिलीवरी हो जाते हैं बेबी का। तो यूटेरस का 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सर्विक्स। द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस इज द सर्विक्स। ये यूटेरस है, तो इसको लोअर पार्ट कहते हैं। लोअर पार्ट की, यूटेरस के लोअर पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। अब वेजिना, वेजिना एक्सटेंड्स फ्रॉम भाल्वा टू द सर्विक्स। ये है दिस इज भाल्वा। वेजिना कंटेन्स इलास्टिक टिश्यू। ऑलरेडी मैंने बताया ओवरीज का काम क्या है, प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब्स वेयर स्पर्म मीट्स एग्स, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते हैं। यूटेरस में बेबी ग्रो होते हैं। सर्विक्स डायलेट्स इन लेबर, पेन होते हैं। वेजिना अलाउ फॉर चाइल्ड बर्थ, इंटरकोर्स एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो। वेजिना का काम क्या है, इंटरकोर्स करने के, फिजिकल होने के लिए हेल्प करना, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होते हैं ब्लड को फ्लो कराते हैं वेजिना। अब डिटेल में देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवेरीज होते हैं। तो ओवेरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा और एग और ओवम। ओवेरीज का काम क्या है, फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि ओवम और एग, एंड सेक्रेट सेवरल स्टेट हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। तो ओवेरीज क्या क्या करते हैं, फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि ओवम और एग होते हैं,
एंड सेवरल ओवेरियन हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ ओवेरी इज लोकेटेड, 2 ओवेरी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लोकेटेड इन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट सिस्टम एंड यूटेरस और ओम। अब देखते हैं एसेसरी डक्ट सिस्टम क्या क्या होते हैं। फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट्स। Fallopian tubes or oviducts convey the egg from the ovary to the uterus. Okay, fallopian tube और ओविडक्ट के काम क्या होते हैं? एग को कैरी करना, ओवेरी टू द यूटेरस, ओवेरी से यूटेरस तक कैरी कराना। ओविडक्ट कंसिस्ट 3 पार्ट्स। fallopian ट्यूब की 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इन्फंडिबुलम, नंबर 2 एम्पुला, नंबर 3 isthmus। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पार्ट। इन्फंडिबुलम क्या है? इट इज ब्रॉड फानेल शेपेड पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो फर्स्ट ए मतलब ए था डायग्राम, यहाँ पे ओवेरी था, ए है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में इधर 3 पार्ट रहते हैं। नंबर 1 पार्ट को कहते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं, फाइनल शेपेड पार्ट ओविडक्ट, लाइंग क्लोज टू द ओवेरी, ओवेरी के साथ थोड़ा सा क्लोज है, मतलब ओवेरी के पास रहते हैं। एंड वियर्स फिम्बरी टू कलेक्ट ओवम, और ये इधर फिम्बरी रहते हैं, फिम्बरी कलेक्ट करते हैं ओवम को। एंड नेक्स्ट एम्पुला, इट इज वाइडर, नेक्स्ट पार्ट इधर रहता है एम्पुला, it is wider part of oviduct next to infundibulum. Okay, fertilization takes place in ampulla. Okay, fertilization कहाँ पे होते हैं? एम्पुला में। इन्फंडिबुलम की सॉरी फेलोपियन ट्यूब की 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होते हैं एंड इस्थमस क्या है? फर्टिलाइजेशन की सॉरी एम्पुला के बाद इस्थमस पार्ट होते हैं। इट इज अ नैरो ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट कनेक्ट्स एम्पुला विद यूटेरन कैविटी, यूटेरन कैविटी के साथ कनेक्ट है। तो मैं डायग्राम दिखा के फिर से बता देती हूँ। ओवेरी से क्या होते हैं? एग रिलीज होते हैं, फिम्बरी कलेक्ट करते हैं। ए है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं इन्फंडिबुलम, सेकेंड पार्ट को कहते हैं एम्पुला, थर्ड पार्ट को कहते हैं इस्थमस। तो क्या है? ओवेरी फिम्बरी कलेक्ट करते हैं, ओवेरी से फिम्बरी एग कलेक्ट करते हैं, एग कलेक्ट करने के बाद इन्फंडिबुलम में जाते हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब के एक पार्ट में जाते हैं। इन्फंडिबुलम के बाद एम्पुला में जाते हैं, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होते हैं, फिर जाते हैं इस्थमस, फिर इस्थमस से यहाँ पे यूटेरस पे आते हैं। ओके, गॉट इट? ओके, अब देखते हैं यूटेरस और ओम क्या है। मैंने बताया यूटेरस और ओम के बारे में। यूटेरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर uterus is responsible for receiving fertilized ovum from the fallopian tube. फर्टिलाइजेशन के बाद यूटेरस में मूव करते हैं जो जाइगोट होते हैं। यूटेरस हैज अ थिक हाईली वस्कुलर वॉल कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर टिश्यूज। यूटेरस में 3 लेयर टिश्यूज होते हैं, आउटर पेरिमीट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम। मतलब मैं दिखा देती हूँ। ये यूटेरस है, यूटेरस में 3 पार्ट होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड मतलब एक बाहर के पार्ट होते हैं, एक मिडिल पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट होते हैं। तो क्या कहते हैं? आउटर पार्ट को पेरिमीट्रियम कहते हैं, जो ए थिन कवरिंग ऑफ यूटेरस वॉल। मिडिल मायोमेट्रियम, मिडिल पार्ट को मायोमेट्रियम कहते हैं, ए लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स व्हिच कंट्रैक्ट स्ट्रांगली ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बॉडी। तो ये कंट्रैक्ट करते हैं जब डिलीवरी होते हैं। एंड नेक्स्ट इनर एंडोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम लाइंस द यूटेरन कैविटी, यूटेरस के साथ अटैच रहते हैं इनर एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट देखते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड फीमेल और मेल दोनों पे रहते हैं, लेकिन मेमरी ग्लैंड डेवलप होते हैं ओनली फीमेल
फीमेल बॉडी पे, क्योंकि फीमेल बॉडी फीमेल बेबी जन्म देते हैं और साथ ही साथ मिल्क भी पिलाना पड़ता है बच्चे को, बच्चे के हेल्थ के लिए, तो इसीलिए mammary gland, it is contain glandular tissue. Each breast is divided into 15 to 20 mammary lobules containing the cluster of cells called alveoli. ओके, ईच ब्रेस्ट में, एवरी ब्रेस्ट में 15 से 20 तक मेमोरी लूप्स रहते हैं और मेमोरी लूप्स एक साथ मिलके एल्वियोली बनाता है, एंड एल्वियोली दैट सेक्रेट्स मिल्क स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली क्या सेक्रेट करते हैं? मिल्क सेक्रेट करते हैं। Alveoli open into mammary tubules, and alveoli क्या open करते हैं? mammary tubules, and the tubule of each lobe join to form a mammary duct. तो mammary tubules, हर mammary tubules attach होके mammary duct प्रोड्यूस क्रिएट करते हैं। Next, several mammary duct together join and forms a mammary ampulla. Okay, सारे mammary duct अटैच होके क्या फॉर्म करते हैं? मेमोरी एम्पुला, व्हिच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट रहता है मेमोरी एम्पुला, थ्रू व्हिच मिल्क इज शक्ड आउट। तो ऐसे मिल्क बाहर में आते हैं, बाहर में आते हैं मतलब बेबी पीते हैं ऐसे ही। फिर से बताते हूँ, मेमोरी ग्लैंड एक एक्सेसरी ग्लैंड है जहाँ की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड है, जहाँ पे ईच ब्रेस्ट को एवरी ब्रेस्ट को 15 से 20 मेमोरी लोब से डिवाइड करते हैं और एक साथ क्या कहते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली का काम क्या है? मिल्क सेक्रेट करना। और एल्वियोली क्या ओपन करते हैं? मेमोरी ट्यूबल्स। मेमोरी ट्यूबल्स एक साथ होके क्या फॉर्म करते हैं? मेमोरी डक्ट, एंड मेमोरी डक्ट एक साथ ज्वाइन होके मेमोरी एम्पुला प्रोड्यूस होते हैं, एंड मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट के साथ, एंड लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क बेबी के मुंह मिल्क बेबी पीते हैं, मतलब बाहर आउट होते हैं। तो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लास्ट पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड भाल्बा, भाल्बा कहते हैं। भाल्बा में कितने पार्ट रहते हैं? मॉन्स प्यूबिस, तो डायग्राम में देखा ही है आप लोग, मॉन्स प्यूबिस। ओके, मॉन्स प्यूबिस, इट इज अ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। ओके, सारे प्यूबिक हेयर को कवर्ड करते हैं मॉन्स प्यूबिस। लेविया मेजोरा, these are two fleshy fall tissue that covers the vagina, urethra and hymen. Okay, vagina, this is the vagina, urethra and hymen कवर करते हैं लेविया मेजोरा। दिस इज लेविया मेजोरा। लेविया माइनोरा क्या है? आर पेयर्ड फॉल्स ऑफ टिश्यू सिचुएटेड अंडर लेविया मेजोरा। लेविया माइनोरा लेविया मेजोरा के अंदर ही सिचुएटेड होते हैं, एंड क्लिटोरिस लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया माइनोरा। दिस इज क्लिटोरिस। Next, hymen, most important, it is a thin mucous membrane. Hymen is a membrane, एक membrane होते हैं which covers the vaginal opening either partially or completely. तो हाइमेन एक मेम्ब्रेन होते हैं और उधर से वेजिना ओपन होते हैं, पार्शियली या कंप्लीटली ओपन होते हैं। तो यही था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है। गैमेटोजेनेसिस मैंने पहले ही बताया कि गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं, क्या फॉर्मेशन होते हैं? गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, जो कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं। तब डिटेल में देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड, अब अगर आपको कोई पूछेगा कि स्पर्म और एग सेल हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल हैप्लॉइड। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट दैट इज स्पर्म एंड एग सेल्स फॉर्म फ्रॉम जार्म सेल्स। जार्म सेल से हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पर्म एंड एग है। गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बींग्स आर टू टाइप्स। ह्यूमन बींग्स की गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप्स के होते हैं?
टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में होते हैं एंड ओजेनेसिस, ओजेनेसिस फीमेल्स में होते हैं। तो उधर एक्सप्लेन किया जार्म सेल से स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस होते हैं। तो जार्म सेल्स क्या है? जार्म सेल से ए सेल दैट डेवलप्स इनटू ए रिप्रोडक्टिव सेल्स। जार्म सेल ऐसा एक सेल है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल डेवलप होते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप नहीं होते, मतलब स्पर्म एंड एग नहीं होते, तो बेबी इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होगा कभी भी। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल की है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं स्पर्म, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस वॉकर इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। इट इन्वॉल्व 4 स्टेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोटिक और माइटोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। ओके। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होते हैं? ए स्पर्मेटोगोनिया, 2SN नंबर होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होते हैं। माइटोसिस डिवीजन अगर हो तो सेम नंबर क्रोमोसोम रहता है। तो माइटोसिस डिवीजन करके 2SN नंबर, सेम क्रोमोसोम नंबर स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Next growth phase. Growth phase, each primary spermatocyte undergoes meiosis 1 to form 2 secondary spermatocytes haploid. Okay. The 2SN number 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसिस से अभी मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? रिडक्शन होते हैं क्रोमोसोम नंबर। तो 2SN नंबर से N नंबर होगा। तो 2N नंबर का क्या फॉर्मेशन होगा, मतलब हैप्लॉइड नंबर का क्या फॉर्म होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर से क्या है? मेचुरेशन फेज और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 2 टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स। ओके। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर से मियोसिस डिवीजन होगा सेकेंड नंबर के लिए। तो मियोसिस डिवीजन में मैंने बताया कि मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो इस एन से दो स्पर्मेटिड निकालेगा। इस एन से मतलब स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड निकलेगा। मतलब यहाँ से एक स्पर्म प्रोड्यूस होगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, 4 स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होगा। तो डिफरेंशिएशन मींस यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। स्पर्मेटिड्स मेच्योर इनटू स्पर्म सेल। तो ये स्पर्मेटिड्स मेच्योर होके स्पर्म बनेगा थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। द रिजल्ट इज 4 फंक्शनल स्पर्म सेल्स ईच विद 23 क्रोमोसोम्स। तो क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स रहेगा। ऐसे 2SN नंबर मतलब कितना क्रोमोसोम? 2 इंटू N मतलब N मतलब 23 मतलब 40 मतलब 46। तो 46 क्रोमोसोम से लास्ट में 23 क्रोमोसोम नंबर होगा स्पर्म। तो इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखेंगे ओजेनेसिस। ओके ओके। अब हम देखेंगे रूल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का रूल भी होते हैं। तो देखते हैं कौन सा हार्मोन होते हैं और क्या करते हैं। नंबर 1 गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH शॉर्ट फॉर्म, from the hypothalamus stimulates the anterior pituitary to release luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Okay, gonadotropin releasing hormone कहाँ से स्टिमुलेट्स होते हैं? हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। और टू रिलीज क्या रिलीज करते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सॉरी,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब एलएच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोडक्शन करता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होते हैं इन द टेस्टिस में करते हैं, व्हिच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, जो कि एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। Next, follicular stimulating hormones works alongside testosterone to stimulate the Sertoli cells, the seminiferous tubules to support and nourish developing sperm cells. Okay. फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ, एंड सर्टोली सेल्स को द सर्टोली स्टिमुलेट्स करते हैं, साथ ही साथ स्टिमुलेट्स करते हैं सर्टोली सेल को सेमिनिफरस ट्यूबुल में, एंड क्या सपोर्ट करते हैं? न्यूट्रिशन देने के लिए सपोर्ट करते हैं ताकि स्पर्म सेल डेवलप हो। तो ये था रूल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म क्या है? तो ए डायग्राम देखिए, एक्रोसोम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट, मिडल पार्ट एंड टेल पार्ट। हेड पार्ट में क्या रहते हैं? एक्रोसोम, न्यूक्लियस, एंड नेक पार्ट रहते हैं एग। मिडिल पिच में माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ताकि स्पर्म स्विम कर सके। एंड टेल पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेड अप ऑफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है। एंड टेल का क्या काम है? स्मूथ से, ताकि मूव कर सके स्पर्म। अब डिटेल में देखते हैं। The structure of sperm is highly specialized to support its role in fertilization. या स्पर्म की फर्टिलाइजेशन में बहुत अच्छा रूल है। हेड में क्या है? contains the nucleus, हेड पोर्शन में न्यूक्लियस है, एंड which holds the genetic material DNA। और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस पे जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, एंड इज केप्ट बाय द एक्रोसोम, एक्रोसोम भी है। An enzyme field sac that helps the sperm penetrate the egg. Okay. एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम का मूव कराना काम है। एक्रोसोम मूव कर एक्रोसोम जहाँ पे एक्रोसोम पेनेट्रेट करते हैं, एक्रोसोम हेल्प करते हैं स्पर्म को पेनेट्रेट करने, एग में पेनेट्रेट करने के। Mid pitch contain mitochondria that provide energy required for movement. ओके, स्पर्म मूवमेंट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, टेल फ्लैजेलम रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म्स मोटिलिटी, मूव कराना काम करते हैं टेल, अलाउइंग इट टू स्विम टुवर्ड्स द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि एग के पास जाए और फर्टिलाइजेशन हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन स्पर्म से, या फिर डायग्राम आते हैं, या फिर स्ट्रक्चर पूछ देते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस क्या है, काम क्या है, या फिर टेल का काम क्या है, या फिर एक्रोसोम क्या करते हैं, ये सब बारे में क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होते हैं? ओजेनेसिस जहाँ पे ओजेनेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे ओवम रिलीज होते हैं ओवेरी से। तो देखते हैं, ओजेनेसिस occurs in the ovaries and is the process of the formation of an egg or ovum. The process can be divided into several stages. जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप स्टडी किया हमने, तो साथ ही साथ ओजेनेसिस पे भी कुछ फेज रहते हैं, 4 फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होते हैं? ओगेनिया, ओगेनिया मतलब डिप्लॉइड सेल, ये ओगेनिया है मतलब डिप्लॉइड सेल, 2SN नंबर। ओगेनिया डिप्लॉइड सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस प्राइमरी oocytes बिफोर बर्थ। ओके, 2SN जो कि ओगेनिया है, ओगेनिया 2SN नंबर होते हैं। 2 डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस डिवीजन करते हैं, और माइटोसिस डिवीजन करके 2SN नंबर प्राइमरी
oocyte रिलीज करते हैं। तो इस फेज को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ फेज, प्राइमरी oocytes एंटर प्रोफेज 1 of meiosis and then remain arrested until puberty। ओके, टू एस एन नंबर प्राइमरी oocyte meiosis डिवीजन करते हैं, जो कि meiosis डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte, एन नंबर सेकेंडरी oocyte एंड एन नंबर फर्स्ट पोलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो पोलर बॉडी का कोई रूल नहीं है, ओवम रिलीज होने के लिए। नेक्स्ट मेचुरेशन फेज, at puberty during each menstrual cycle on primary oocyte completes meiosis 1 forming a secondary oocytes and polar body। मैंने ऑलरेडी बताया, सेकेंडरी oocyte मतलब एग क्या रिलीज होते हैं, एग प्राइमरी oocyte रिलीज होते हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं एंड एक पोलर बॉडी में कन्वर्ट होते हैं। The differentiation phase, the secondary oocyte is arrested in metaphase 2 and only completes meiosis, its fertilizations occur resulting in a mature ovum, another polar body, thus oogenesis result in one mature egg, 3 non-functional polar। ओके, मैंने अब बताया कि पोलर बॉडीज का कोई काम नहीं होता। तो सेकेंडरी oocyte फिर से डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होके एक मेच्योर ओवम रिलीज होगा, एक और एक पोलर बॉडी रिलीज होगा। तो इधर से पोलर बॉडी रिलीज होगा, जहाँ पे 3 पोलर बॉडी रिलीज होगा एंड प्रोड्यूस होगा मेच्योर ओवम, एक ही मेच्योर ओवम प्रोड्यूस होगा और इस होल प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, 4, और इधर ओजेनेसिस में सिर्फ एक ओवम प्रोड्यूस होते हैं मेच्योर एंड बाकी 3 पोलर बॉडी प्रोड्यूस होते हैं, जो पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ए है टीएस ऑफ ओवेरी, ओवेरी का डायग्राम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो एक डायग्राम है, आप सब सीख लेना। तो डायग्राम में देखिए, पहले प्राइमरी फॉलिकल रहता है, प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं और एंट्रम दिखाते हैं, एंट्रम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ग्रेफियन फॉलिकल मतलब मेच्योर फॉलिकल में डेवलप होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर होने के बाद रप्चर हो जाते हैं, मतलब ये डिस्ट्रॉय होके ओवम रिलीज हो जाते हैं। ओवम रिलीज होने के बाद कार्पस लुटियम ये सब बनाते हैं, फिर से ये प्रोसेस चलते रहते हैं। एवरी मंथ 1 ही एग रिलीज होते हैं और एग ओवम रिलीज दोनों ओवेरी से हर महीने में नहीं रिलीज होते हैं, अल्टरनेटिव से होते हैं। अगर इस बार राइट ओवेरी से ओवम रिलीज हुआ, नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवेरी से ओवम रिलीज होते हैं। ओके, अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल वेरियस चेंजेस occurs इन वुमेन एवरी मंथ। तो एवरी मंथ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पॉजिटिवली फॉर प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब एडोलेसेंस प्यूबर्टी हो जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवरी मंथ प्रिपेयर होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। जब प्रेगनेंसी नहीं होते, जब एग मतलब ओवम स्पर्म नहीं मिलते, एग को स्पर्म नहीं मिलते, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, मतलब वो ओवम एज ए ब्लीडिंग निकाल आते हैं एवरी मंथ, गर्ल्स एवरी मंथ इन फीमेल बॉडी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनर्क। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी टाइम के, इसको क्या कहते हैं, मेनर्क। तो इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 और 29 डेज। तो रिपीट होते रहते हैं एवरी मंथ, 28 और 29 डेज साइकिल होते हैं। 28 और 29 डेज के बाद होते रहते हैं, एवरी मंथ होते हैं।
The menstrual cycle stops at around 50 years of age called menopause. Okay, menstrual cycle approximately 50 years में stop हो जाते हैं फीमेल को, एंड ये इसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। याद रखिएगा, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी टाइम में इसको मेनर्क कहते हैं, और जब स्टॉप होते हैं 50 इयर्स में इसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फेज होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज। आप लोग देखा ही होगा इस डायग्राम को, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए, मेंस्ट्रुएशंस 1 से 5 डे मेंस्ट्रुएशंस काउंट करते हैं। फोलिकुलर फेज 6 से 12 डे तक, फिर 13 से 15 तक ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे एग रिलीज होते हैं, ओवम रिलीज होते हैं, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। फिर कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटेल फेज 16 से 30, ऐसे ही चलते रहते हैं, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से नाम से जाना गया। अब देखते हैं फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, द शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग मेंस्ट्रुएशन वॉकर टिपिकली लास्टिंग 3 to 7 डेज। मेंस्ट्रुएशन फेज 3 to 7 डेज, 3 to 7 डेज में रहते हैं, 3 to 7 डेज तक रहते हैं। फोलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, द ओवरीज प्रिपेयर ए न्यू एग्स टू द ओवरीज prepare a new egg for release and the uterine lining begins to thicken। follicular phase में क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं ओवेरी रिलीज होने के लिए। एंड ओवुलेटरी फेज, द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी, एग रिलीज ओवेरी ओवेरी से यूजुअली अराउंड डे 14 ऑफ ए 28 डे साइकिल। यूजुअली 14 डे में 28 साइकिल से 14 डे में ओवेरी रिलीज होते हैं। ल्यूटेल फेज, द यूटेराइन लाइनिंग कंटिन्यूअस टू थिकन प्रिपेयरिंग फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइजिंग। अब ल्यूटेल फेज मतलब यूटेराइन क्या करते हैं, यूटेरस प्रिपेयर होते हैं फर्टिलाइजेशन, एक मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए। इफ नो फर्टिलाइजेशन occurs द लाइनिंग शेड रिस्टार्टिंग द साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर रिस्टार्ट होते हैं साइकिल, इससे एवरी महीने रिस्टार्ट होते रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब देखते हैं रोल, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइकिल में जो रोल होते हैं हार्मोन की, तो वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड थिकनेस ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या था, यूटेरस का बाहर का जो पार्ट है उसको स्टिमुलेट्स करते हैं ग्रोथ होने के लिए और ठीक होने के लिए एस्ट्रोजन काम करते हैं। प्लेस ए रोल इन ओवुलेशन, तो एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ओवुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से एग रिलीज होने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेवल राइज ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फोलिकुलर फेज उस लेवल को मेंटेन करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं फर्टिलाइज्ड एग को, ताकि इम्प्लांटेशन करे, मतलब डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट लेवल राइज आफ्टर ओवुलेशन ड्यूरिंग द ल्यूटेल फेज, तो लेवल को इंक्रीज करते हैं ओवुलेशन के बाद ल्यूटेल फेज के टाइम पे। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप, प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ फोलिकल्स इन द ओवेरीज। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, स्टिमुलेट करते हैं ओवेरीज फोलिकल को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट लेवल रज ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज प्रोमोटिंग एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं एफएसएच। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन, ओवुलेशन कराता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। लेवल पीक इन द मिडल of the cycle leading to the release of the egg and stimulates the ovaries to produce estrogen and progesterone। ये सब था रूल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स के रूल, और ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है रूल।
रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा जरूर। 2026 के जो फाइनल होगा इसके लिए पूरा देखिएगा। तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होते हैं, ऑलरेडी बात किया फर्टिलाइजेशन के बारे में, फिर भी टॉपिक है तो बता देती हूँ। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स की होते हैं, एक इंटरनल होती है और एक्सटर्नल। ह्यूमन की इंटरनल होते हैं क्योंकि बेबी जो डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटेरस में होता है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनली होते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं ह्यूमन की। Internal fertilization occurs during sexual intercourse when the male ejaculates semen containing sperm into the female vagina. Internal fertilization कब स्टार्ट होते हैं, जब फिजिकल मीट होते हैं, मतलब एक को स्पर्म मिल जाते हैं, तब क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। किसके हेल्प से होते हैं, थ्रू फीमेल वेजिना। स्पर्म जाते हैं फीमेल वेजिना में, वेजिना से जाते हैं एम्पुला तक। नेक्स्ट स्पर्म मूवमेंट होते हैं। ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ स्पर्म पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू स्पर्म मूव करते हैं यूटेरस में एंड देन इनटू द फेलोपियन टिप्स, फिर फेलोपियन टिप्स में मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन टिप। मैंने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होते हैं, फेलोपियन टिप की कहाँ पे, एम्पुला पे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर क्या फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन, मैंने बताया पहले ही, द फर्टिलाइज्ड एग अटैचेस टू द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड बिगिंस एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जहाँ पे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होते हैं यूटेरस में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब देखते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के कुछ पॉइंट है, तो अब डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन के। नंबर 1 पॉइंट, द माइटोटिक डिविजन्स कॉल्ड क्लीवेज। माइटोटिक डिविजन्स कॉल्ड क्लीवेज मतलब जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं, सेम सेम नंबर सेल डिवाइड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज। स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द oviduct। कहते हैं, सॉरी, कहाँ पे स्टार्ट होते, कब स्टार्ट होते हैं, जब जाइगोट मूव करते हैं इस्थमास से ओविडक्ट, ओविडक्ट के थ्रू यूटेरस में। इस्थमास ऑफ द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब के इस्थमास से यूटेरस में मूव करते हैं, फॉर्मिंग 2 4 8 16 डॉटर सेल्स। ऐसे 2 सेल्स, ए 4 सेल्स, देन 8 सेल्स, देन 16 सेल्स, ऐसे फॉर्म करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट, द एम्ब्रायोनिक विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। तो एम्ब्रायो क्या करता है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोरूला। इट इज नॉट लार्जर देन ए जाइगोट, जाइगोट से लार्जर नहीं होता है। द मोरूला continues to divide and transforms into blastocyst and is it moves further to reach the uterus। जब तक यूटेरस में पहुंच नहीं जाता, तब तक क्या करते हैं, मोरूला कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं ब्लास्टोसिस्ट में। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ओके, ब्लास्टोमियर्स के जो ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेलमस कहते हैं। नेक्स्ट, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोपोब्लास्ट लेयर क्या करते हैं, अटैच होते हैं एंड टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पे अटैच होते हैं, एंड इनर सेल मास डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू द एम्ब्रायो। तो सेल डिफरेंशिएट होके एम्ब्रायो फॉर्म करते हैं, and after attachment the uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst। Yes, next, as a result the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus। लास्ट क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट एक साथ ज्वाइन होके एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम के यूटेरस पे, एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होते हैं, एक साथ ज्वाइन होते हैं यूटेरस में। द कॉल इम्प्लांटेशन दैट फर्दर लीड्स टू प्रेगनेंसी। ओके।
अब देखते हैं प्रेगनेंसी। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी टाइम होते हैं। तो प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, after implantation finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissues and maternal blood. Okay. कोरियोनिक बिलाई सराउंडेड होते हैं यूटेरन वॉल एंड मैटरनल ब्लड पे। द कोरियोनिक बिलाई एंड द यूटेरन टिश्यू become interdigitate. The chorionic villi and the uterine tissue become with each other and jointly form a structural and functional unit between fetus and maternal body called placenta. Okay, important है placenta. प्लेसेंटा के थ्रू क्या करते हैं बच्चे जो प्रेगनेंसी टाइम में बेबी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूटेरस में डेवलप होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू माँ के बॉडी से खाना न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ ही साथ एक्सक्रेशन करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रिप्लेस करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं जहाँ की फीटस मतलब बेबी एंड मैटरनल बॉडी कनेक्टेड रहते हैं। इस कनेक्टेड पाइप को क्या कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। अब प्लेसेंटा की फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा क्या करता है? सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोड्यूस सप्लाई न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं एम्ब्रायो न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं एम्ब्रायो को, मतलब बेबी को, इंडिविजुअल्स को जो बच्चा पेट में होते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द फीटस की जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी रिलीज करते हैं प्लेसेंटा, रिप्लेस करते हैं बाय किसके द्वारा? माँ के द्वारा। The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord. प्लेसेंटा कनेक्टेड रहते हैं एम्ब्रायो के साथ और माँ के साथ थ्रू किसकी हेल्प से? अम्बिलिकल कोड के हेल्प से, which helps in the transport of substances to and from the embryo. ऐसे ही हेल्प्स ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो, फ्रॉम द एम्ब्रायो सब्सटेंस। It also acts as an endocrine tissue by producing several hormones such as human chorionic gonadotropin hormone, human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. In the later phase of pregnancy, hormone called relaxin. ये सब हार्मोन तो रिलीज करते ही एंडोक्राइन सिस्टम प्रेगनेंसी टाइम में, जैसे कि एसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। साथ ही साथ प्रेगनेंसी टाइम के एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सिन हार्मोन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय ओवेरी, ओवेरी द्वारा सेक्रेट होते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन ही कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, लेबर पेन कराते हैं ताकि पर्सुरेशन हो, बेबी डिलीवरी हो। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये देखो एम्ब्रायो कैसे रहते हैं यूटेरस में, मतलब इंडिविजुअल बेबी कैसे रहते हैं यूटेरस में। तो immediately after implantation the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and inner layer endoderm. ऑलरेडी बताया कि यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर, आउटर लेयर को एक्टोड्रम एंड इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। मिडिल एक लेयर होते हैं जो कि मेसोडर्म, सून डेवलप्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दोनों के बीच, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच डेवलप होते हैं मेसोडर्म। These are 3 layers give rise to all tissue and organs in adults. Okay. Next, the inner cell must contain certain cells called stem cells which have to potency to give rise to all the tissues and organs. Potency provide करते हैं। After 1 month of pregnancy, fetus heart is formed. Okay. 1 month के बाद, प्रेगनेंसी के बाद fetus बेबी की जो हार्ट होते हैं फॉर्म होते हैं। By the end of the 12th week, first
12 week major organ system example disease external genitalia develop 12 week में डेवलप होते हैं मेजर ऑर्गन सिस्टम. नेक्स्ट द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month. द फर्स्ट द फर्स्ट मूवमेंट 5th month से मूवमेंट स्टार्ट होते हैं फीटस की. And by the end of 24 week the body is covered with fine hair. Right, 24 week के बाद क्या होते हैं covered होते हैं body hair, eyelids get separate and eyelashes are formed. Okay. Eventually by the end of 9 month जब हो जाते हैं और pregnancy the fetus become fully developed. 9 month में fully develop होते हैं and ready for delivery. रेडी हो जाते हैं डिलीवरी के लिए. रेडी हो जाते हैं डिलीवरी के लिए. अब देखते हैं गेस्टेशन. गेस्टेशन क्या है? द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द एम्ब्रायो remains in the uterus, that is after and last day of menstruation to the day persuration is called gestation. टाइम पीरियड एम्ब्रायो के जो टाइम पीरियड होते हैं यूटेरस में, the time period during which the embryo remains in the uterus after the last day of menstruation to the day of persuration. ओके. गेस्टेशन क्या कहते हैं? गेस्टेशन आफ्टर द लास्ट डे, मेंस्ट्रुएशन के लास्ट डे से लेकर मेंस्ट्रुएशन के लास्ट डे से लेकर पार्सुरेशन तक, मतलब बेबी प्रोड्यूस होने तक प्रोसेस को क्या कहते हैं? गेस्टेशन कहते हैं. दिस पीरियड इन ह्यूमंस लास्ट फॉर अबाउट 9 month. इस पीरियड 9 month रहते हैं गेस्टेशन पीरियड. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsions or delivery of the fetus. At last delivery होते हैं. This process of delivery of the fetus childbirth is called क्या कहते हैं? Parturition. जब बच्चा डिलीवरी हो जाते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Parturition कहते हैं. अब देखते हैं लैक्टेशन. लैक्टेशन प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि बेबी को मिल्क की जरूरत होती है, तो लैक्टेशन तो होना जरूरी है बहुत. The production and release of milk after childbirth by women called lactation. जब रिलीज होते हैं मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बेबी जन्म होने के बाद जब मिल्क प्रोडक्शन होते हैं और रिलीज होते हैं, इसको क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं. द फर्स्ट मिल्क व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स. फर्स्ट कहाँ पे आएगा? मिल्क मदर्स मेमोरी ग्लैंड में आएगा. जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. आफ्टर चाइल्ड बर्थ होने मतलब बच्चा जन्म देने के बाद साथ ही साथ क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क आते हैं और इसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम. इट इज रिच. मिल्क में क्या क्या होते हैं? इट इज रिच इन प्रोटीन्स and energy along with antibodies that provides passive immunity to the newborn infant. बहुत सारा एनर्जी होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं. इससे लिए क्या करना चाहिए? बेबी को माँ की मिल्क पिलाना चाहिए. नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज हाईली रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी. ब्रेस्ट फीडिंग के इनिशियल जो टाइम होते हैं तो डॉक्टर से रिकमेंडेड होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए एक हेल्दी बेबी के लिए, क्योंकि हेल्दी बेबी क्या करने से हेल्थ ठीक रहेगा बेबी का. तो आज का सेशन इतना ही था. तो पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर ही था. अगले सेशन में मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगी, साथ ही साथ एमसीक्यू लेके आऊंगी, क्योंकि 2026 से एमसीक्यू 50% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देखने को मिलेगा. तो मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक ठीक रहिए सब. टेक केयर. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.